हेलो गाइस, दिस इज विनीत चौधरी। यू आर वाचिंग आईआईटी फ्लेक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बायनोमियल थ्योरम और हम आज इसका सर्वनाश करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप नए हैं चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो पहला आज का लर्निंग टॉप प्रॉब्लम है उसमें पूछा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन गिवन है हमें x1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर 11। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे अटेंड करना है कि जब उसमें पूछा है कि कोफिशिएंट पूछा है उसने x की पावर 4 का, तो हमें देखना है कि इसमें कपलिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो कपलिंग जैसे हमने देखा कि ये 1 प्लस एक्स एक साथ अगर हम लिखे और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, हमारी कपलिंग हो जाएगी। और जिससे हमने लिखा 1 प्लस एक्स, ये दोनों एक साथ लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, जिससे ये भी बना 1 प्लस एक्स होल पावर 11। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, 11। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब हमारा ये दो तरीके ऐसे करने के। पहला मेथड तो वही है सिंपल, कि आप इसे ओपन करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को और फिर उनकी मल्टीप्लाई करते रहें और ये आ जाए। लेकिन एक जो हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड है कि उसमें हम करते हैं, हमने इसे लिखा 11c के x की पावर k, और ये जो एक्स स्क्वायर है तो उसमें x की पावर होने वाली है 2r और 11c लिखा हमने r। तो हमने जब देखा कि हमने जो कोफिशिएंट फाइंड करना है वो फाइंड करना है x की पावर। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट k तो है। तो हमने क्या किया, x की पावर जो थी k प्लस 2r वो रख दी हमने 4 के इक्वल। तो जब हमने इसे 4 के इक्वल रखा तो हम अब k की वैल्यू चेंज करें। जैसे हमने k की वैल्यू रखी सबसे पहले 0, तो r की वैल्यू आई हमारे पास 2, और हमने k की वैल्यू को चेंज किया 1 से, तो r की वैल्यू आई हमारी 3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम अगर 3/2 रखेंगे r की वैल्यू तो ये हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रख सकते हैं नेचुरल नंबर। तो हमने k की वैल्यू को रखा 2, r की वैल्यू हुई हमारी 1, तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 हो गया। यहाँ पे हमने अब जब 3 रखी तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमने k की वैल्यू रखी 4, r की वैल्यू मिली हमें 0। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास आई। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम तीनों वैल्यू को रख के जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पहली वैल्यू ली 11c0 इंटू 11c2 प्लस, ऐसे ही आप इनका समीशन करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चुटकियों में इसका आंसर हमने लिया है, बहुत ही लर्निंग टॉप प्रॉब्लम थी। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स हैविंग इंटीग्रल पावर ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस 2 रूट x की होल पावर 40। तो हमें इंटीग्रल पावर को जितनी भी है x की उसे बताना है कि उनका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, उनका सम। तो हमने क्या किया, हमने क्या इसका ओपन करके देखा कि ओपन करने के बाद क्या आ रहा था। तो इसे जब ओपन किया तो हमने पाया कि 1 प्लस, आप इसे 40c0 भी लिख सकते हैं, 40c0 40c1 2 रूट x, और ये चलता रहेगा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम से हमें कुछ लेना नहीं है, हमें क्या करना है, हमने एक बात देखनी है कि इंटीग्रल पावर कब x की आएगी। तो 1 प्लस 2 रूट x को अगर हम ऐसे लिखें 40c0, उसे हमने लिखा a0, क्योंकि कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, ये सब कुछ पोर्शन और कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट से हमने शो कर दिया a0, और ये जितना भी था हमने इसे लिखा a1 और इसे लिखा रूट x, इसे हमने इसके साथ इंक्लूड कर दिया और a1 लिख दिया। और ऐसे ही हमने a2 लिखा रूट x की पावर स्क्वायर। तो हमने लिखा 1 माइनस 2 रूट x की होल पावर 40, और ये भी हमारा था a0 माइनस a1 रूट x प्लस a2 रूट x का होल स्क्वायर। तो हमें एक बात तो साफ पता चल गई कि इंटीग्रल पावर कब कब आ रही है x की, इंटीग्रल पावर ये आ रही है हमारी x की जितनी भी थी, ये वाली जितनी भी पावर है सब इंटीग्रल पावर है। हमने इन्हें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, x की वैल्यू रख दी 1। x की वैल्यू 1 रखने के बाद हमने क्या किया, इन्हें ऐड कर दिया। तो ये हुआ हमारा ट्वाइस ऑफ a0 प्लस a2 और ये समथिंग समथिंग। तो यही तो हमारा आंसर था। अब हमने x की वैल्यू 1 पुट कर रखी है, तो ये क्या हुआ हमारा 3 की पावर 40, और हमने इन्हें क्या किया था, हमने किया था इन्हें ऐड, तो प्लस हुआ हमारा 1, और हमने क्या किया, इस 2 को अगर हम इसके नीचे ले जाए तो ये हुआ हमारा आंसर 3 की पावर 40 प्लस 1/2।
तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर वो हमसे पूछता कि नॉन इंटीग्रल पावर जितनी भी थी उसके अंदर, तो हम क्या करते, इन दोनों को हम समेशन कर देते, इन दोनों को घटा देते और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आने वाला था फ्रेंड्स। तो गाइस हमारी ये एक बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमें कैसे करना है, हमें इसका क्या करना है, हमें इसकी लिखनी है जनरल टर्म। हम ऐसे क्वेश्चन में हम उसकी जनरल टर्म लिखना पहले पसंद करेंगे। तो हमने इसकी जनरल टर्म के लिए क्या लिखा कि इनका डिफरेंस चेक किया। डिफरेंस कितना था फ्रेंड्स इनका, वो था हमारा 3 के डिफरेंस में सारे ऐड थे, हमने लिखा 3r, क्योंकि r की वैल्यू हम चेंज करवाने वाले हैं 0 से कहां तक गाइस, n तक। अगर हम r की वैल्यू n तक चेंज करवाएंगे तो उसमें कितनी टर्म होने वाली है, n+1 टर्म्स होने वाली है। हमने 0 से n तक उसकी वैल्यू चेंज करवाया 3r। हमने देखा कि शुरुआत कहां से हो रही थी, 0 से नहीं हो रही, शुरुआत हो रही है हमारी 2 से, तो हमने उसमें कर दिया 2 ऐड। तो हमने जब उसके अंदर 2 ऐड कर दिया तो सब कुछ ठीक था। हमने उसके अंदर एक चीज और करनी थी, वो थी -1 की पावर r। जैसे जैसे हमने r की वैल्यू 1 रखेंगे तो r की वैल्यू 1 रखने पे हमारा क्या आएगा, सेकंड टर्म, क्योंकि r की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की है, तो सेकंड टर्म हमारी क्या है, नेगेटिव। तो हमने क्या किया, r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो नेगेटिव टर्म हमारी आनी चाहिए, तो हमने -1 की पावर लिख दी r, और यहाँ पे लिख दिया हमने NCR, क्योंकि NCR चल रहा है साथ में। तो गाइस हमने अब क्या किया, हमने इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कि बहुत ही आसान काम था। और हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया कि NCR प्लस ये टर्म आई ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 to n -1 की पावर r NCR। तो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी थी कि ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ 0। तो जब वो 0 हुआ तो हमने इस NCR को क्या लिख लिया, हमने इस NCR को ब्रेक करके लिख लिया n/r n-1 c r-1। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इस r से r काट दिया, बचा क्या n क्या था हमारा, n था कांस्टेंट, और ये जो प्रॉपर्टी थी इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या बन गया हमारा, ये भी बन गया 0। तो जब ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो हमारा आंसर क्या बचा, हमारा आंसर भी बचा 0। तो ये था हमारा आंसर। हमने चुटकियों में सोल्व किया है, कितने चुटकियों में सोल्व किया, कुछ नहीं करना था, हमें जनरल टर्म लिखनी थी और उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करनी थी। बस ऐसे ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाइस एक बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम जिसे हम बोल सकते हैं, फिक्स द पॉजिटिव रेंज ऑफ x सो दैट फोर्थ टर्म इज द ओनली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन। और ये हमारा लिख रहा है एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमने देखा कि ग्रेटेस्ट टर्म हमें निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट टर्म का हमने फॉर्मूला लगाया m इज इक्वल टू n+1 बाई 1 प्लस मॉड ऑफ ab। तो हमने वैल्यू भी पुट की उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा आया 11/1 प्लस a की वैल्यू रखी 2, और यहाँ पे b आया हमारा 8 3x/8। तो 8 को हमने ऊपर भेज दिया और इसका था हमारे पास मॉड। तो जब हमने 8 को ऊपर भेज दिया तो फिर ये हुआ 3x मॉड ऑफ 3x को भी ऊपर भेज दिया 33 मॉड x, क्योंकि कांस्टेंट में हम क्या वो लगाए मॉड। तो ये हुआ हमारा मॉड ऑफ 3x प्लस 16, और ये हुई हमारी m की वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर मेन बात ये है कि m की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करवाए। तो m क्या प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर वो नेचुरल नंबर पे लाई करता है तो उससे हम लेते हैं एक तो वही टर्म और एक उससे लेते हैं अगली टर्म, वो होती है हमारी ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन। और अगर वो बिलोंग नहीं करती नेचुरल नंबर को तो हम उसका लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। तो हमने क्या किया, हमने इसे लिया, इस एक्सप्रेशन को उठाया और हमें क्या करना था, ओनली फोर्थ टर्म लेनी थी। तो फोर्थ इसमें अगर बिलोंग करनी हो तो हम क्या कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग m को क्या रखेंगे, अगर 3 रखें तो भी फोर्थ टर्म ग्रेटेस्ट हो सकती है, और अगर हम m को 4 रखें तो भी फोर्थ टर्म ग्रेटेस्ट हो सकती है। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करवा दी, 4 से लेके ये वैल्यू हुई 3 के अंदर लाई। और जब हमने 3 के अंदर लाई करवाई तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। बस मेन कॉन्सेप्ट ये था। तो हमने अगर इस प्रॉपर्टी को लेंगे एक बार इस प्रॉपर्टी को लेंगे, तो ये हुआ हमारा 9 mod x प्लस 48 लेस देन इक्वल्स टू 33 mod x। तो हमने इस 9 mod x को जब भेज दिया तो वो हुआ 24 mod x, और mod x यहां बचा था 48, 24 से अगर हम इसे काटे तो ये हुआ हमारा 2। और आप ऐसे ही इस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं और उनका कॉमन पार्ट आपका आंसर होगा। मेन बात जो थी, मेन बात वो इतनी सी थी कि वो वैल्यू नेचुरल नंबर होगी या नहीं होगी। उसके बाद ये एक जनरल मैथमेटिक्स है जो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
x की पावर 7। तो x की पावर 7 का हमको कोफिशिएंट पूछा। बच्चे बहुत डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में मैं बताऊं आपसे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। हमें क्या देखना है, ये क्या है, जीपी का सम है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो रहा है, और उसका सम अगर हम लिखें तो उसका सम क्या होगा, तो उसका सम होगा a इंटू r क्या था हमारा 1 प्लस एक्स, और उसकी पावर क्या होगी n कितने हैं इसमें, इसे और इसे इंक्लूड करें तो टोटल हुए 70 माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो r माइनस 1 क्या होगा हमारा 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये हुआ हमारा x। और अब हम इससे क्या करते हैं, हम इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ये हुआ 1 प्लस एक्स की होल पावर 24 माइनस अपॉन एक्स, और ये हुआ हमारा 1 प्लस एक्स की होल पावर 7 बाई एक्स। तो हमने देखा कि अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना हो x की पावर 7 का, तो हम कैसे करेंगे, तो हमारा तो वो आना चाहिए था 24/7, 24 से 7। तो 24 से 7 हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि x एक उस वाले x को काट देगा, तो ये हुआ हमारा 24 से 8 माइनस में क्या लिखेंगे, तो ये तो हमारा टर्म निकाल देता है x की पावर 7 का कोएफिशिएंट, लेकिन इस x के कारण अब ये नहीं निकाल पाएगा, तो इसके कारण हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। कंट्रीब्यूशन 0 होगा तो ये हुआ हमारा 0, और इसका आंसर हुआ 24 से 8। ये हुआ हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें एक पिक करना है कि ये क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और उसका क्या लिखा हुआ है, सम। तो गाइस ये हमारा एक और ललन टॉप क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, उसका एक्सपेंशन खोल के दे रखा है कि a0 a1 a2 और a से लेके ये होगा हमारा a2n तक, और हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में a0 a2 a4। कुछ ध्यान आ रहा है आपको, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन, जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था तो बिल्कुल सिमिलर हो गया, उसी क्वेश्चन के जैसा हो गया। तो हमने क्या लिखा, हमने इसका एक लिखा x की जगह हमने क्या किया, पुट 1 कर दिया, x की जगह हमने 1 पुट किया, तो ये हुआ हमारा 3 की पावर n और a0 प्लस a1 प्लस a2। अब हमें क्या पुट करना है, हमें कौन से टर्म, a1 काट, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x के लिए -1, और दोनों को कर देंगे ऐड। हमने x के लिए -1 पुट किया, तो ये हुआ 1, और ये हुआ -1 प्लस 1 0 हुआ, तो ये हुआ 1 की पावर n, तो ये हुआ हमारा 1 a0 माइनस a1 प्लस a2, और ये हुआ हमारा सीधा सीधा आंसर। तो हमने क्या किया, हमने कर दिया फिर से वही सम, 3 की पावर n प्लस 1, और वो 2 जो इनका दोनों का ऐड हुआ है, सबका ऐड हुआ है, वो अगर हम डिवाइड किया तो ये क्या हुआ हमारा, यही तो हुआ हमारा आंसर। तो ये बहुत चुटकियों वाली प्रॉब्लम थी, ललन टॉप एकदम प्रॉब्लम थी, आपने सोल्व कर दी बिल्कुल चंद सेकंड। तो गाइस उसी क्वेश्चन का एक नेक्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा है हमारा a1 प्लस 2 a2 प्लस 3 a3 प्लस 4। तो उसके लिए हमें अपनी तीसरी आंख खोलने की आवश्यकता है, और तीसरी आंख जब हम उसकी खोलेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये तो एक डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म लिख रही है, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके अंदर हमने क्या पुट कर रखा है, x पे पुट कर रखा है 1। क्वेश्चन था वो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर n। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और n ये जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा बाहर, और इनटू में आ जाएगा 1 प्लस 2x। तो हमने यहाँ तक सोल्व किया, उसके बाद हमें तो कुछ करना ही नहीं था, एक्स तो 1 पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारी फॉर्म बननी थी वो तो वही बन। अब ये क्या हुआ, 3 की पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू ये क्या हुआ 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3, ये क्या हुआ हमारा 3 की पावर n इंटू ये हुआ n, ये हुआ हमारा आंसर। चुटकियों में एकदम हमने इस आंसर को फाइंड किया। गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि फाइंड वेदर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 6 इज इवन और ऑड। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बेस्ट मेथड है कि 2 प्लस रूट 3 की होल पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, i प्लस f, i जिसमें इंटीग्रल पार्ट है और f क्या है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो उसके अंदर कुछ इंटीग्रल पार्ट मौजूद होगा और कुछ फ्रैक्शनल, हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो तो वो 0 आ जाएगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट की जो हमारी वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है क्लोज 0 से ओपन 1 तक। तो हमने क्या किया, इसका जो था वो हमने इसे ओपन किया, तो ये हुआ हमारा 2 की पावर 6c0 प्लस 6c1 2 की पावर 5 रूट 3, और ये ऐसे चलते चले जाएगा। इससे हमारा कोई इतना मेन पार्ट जो है वो हमारा ये है, इससे कोई खास मतलब हमारा नहीं है। तो ये हम अगर हम निकालें 2 माइनस रूट 3 की पावर 6 का, और उसे हम बोले f डैश, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि 2 माइनस रूट 3 क्या होता है, अगर
ये है 2, तो ये 1.72 के आसपास हमारी वैल्यू आती है, जिसके मतलब कि पॉइंटों में हमारा आंसर आ रहा है, मतलब 1 में समथिंग है। और उसकी पावर अगर हम 6 करेंगे तो वो एक फ्रैक्शनल के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, जिसकी वैल्यू भी कहां से लाई कर रही है, 0 से लाई कर रही है 1 के बीच में। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ये होगा हमारा 6c0 2 की पावर 6 माइनस 6c1 2 की पावर 5 √3, और ये ऐसे चलते चले जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम दोनों इन दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, ऐड। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये बना हमारा i प्लस f डैश। इसकी वैल्यू 0 से 1 थी, इसकी वैल्यू 0 से 1 थी, तो हमने इन दोनों का समीशन एवरेज एंड 1 एंड एवरेज तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। और ये क्या था, ये हमारे सारे ऐड हो गए थे, तो ट्वाइस इनटू ये सब ऐड हुए, ये सब कट गए, जैसे हम पहले ही देखते हुए आ रहे थे, तो ये सब ट्वाइस के समथिंग में आ गए 6c0 2 की पावर 6 प्लस समथिंग समथिंग। तो ये क्या था हमारा 2, ये सब क्या थे, कांस्टेंट, तो हमने इसे क्या मान लिया, लैम्डा। तो ये क्या हुआ हमारा 2 लैम्डा मतलब कि इवन, और हमने इस 1 को क्या पहुंचा दिया उधर, तो ये हुआ हमारा 2 लैम्डा माइनस 1। और ये क्या था हमारा इंटीग्रल पार्ट, हमने इंटीग्रल पार्ट से क्या माना था, हमारे क्वेश्चन ने पूछा था इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हमने क्या किया, इंटीग्रल पार्ट को सोल्व किया। ये आया 2 लैम्डा माइनस 1, जो कि क्या है हमारा एक ऑड पार्ट है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से करना है और आपका आंसर बहुत आसानी से आने वाला है, आप क्वेश्चन को मिस नहीं करने वाले। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 30। तो हमारे साथ क्या होता है डेली लाइफ में, हम जवाब किसी को किसके अकॉर्डिंग देते हैं, जैसे सामने वाला हमसे बात करेगा, हम भी तो उससे वैसे ही बात करेंगे, तो हम इसे उसी भाषा में बताएंगे, 13 की भाषा में। तो 59 जो थी, हमने उसे पहले तो क्या किया, 99 को उसे कर लिया 98, तो 5 की पावर 98 लिखा और इनटू में लिखा 5। ऐसा क्यों किया मैं आपको बता रहा हूं अभी। 25 की पावर हमने इसे लिखा 49, इनटू लिखा 5। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 13 के हमें आसपास कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे हमें आसानी से सोल्व करने में। तो 13 के पास 13 इंटू 2 क्या था हमारा 26 के पास हम कहानी लिया है, तो ये कहानी आई हमारी 25 प्लस 1 26, तो 26 माइनस 1 लिखा हमने इसे, और ये हुई हमारी पावर 49। आपको इमेज कुछ कुछ क्लियर हो रही होगी कि हम किस अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जब हमने इसे ओपन किया तो ये सब हुआ हमारा 49c0 26 की पावर 49, और ये ऐसे चलता रहेगा 49 से 49 माइनस, और ये सब आ जाएगा 26 की पावर 0 इंटू 5। तो ये सब तो हमारा क्या था, 26 के मल्टीपल था, बस इस पार्ट को छोड़ के। तो इस पार्ट को छोड़ के क्या था हमारा 26 लैम्डा माइनस 1 इंटू 5। तो ये क्या था 26 लैम्डा माइनस 5 को हम कैसे देखेंगे कि हम अगर लैम्डा की वैल्यू 0 रखें तो -5 हम रिमाइंडर को नहीं मानेंगे, -5 नहीं मानेंगे, तो हमने एक और चीज इसमें ऐड कर दिया, हमने 13 ऐड कर दिया, 13 क्या कर दिया, घटा दिया, 13 ऐड किया, 13 घटाया, तो ये बना हमारा 26 लैम्डा प्लस 13 माइनस 13 माइनस 5। तो ये सब तो कपलिंग होगी, तो 13 का ही मल्टीपल था, और ये जो बचा हमारा ये बचा रिमाइंडर प्लस 8 हमारा क्या था आंसर, 13 लैम्डा प्लस 8। तो जैसे वो क्वेश्चन में 11 का पूछता है, 12 का पूछता, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसे 12 के आसपास 24 के आसपास जैसी पॉसिबिलिटी होती है हमें वैसा ही उसका आंसर देना है, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को लेके चलना है। आपको बहुत आसानी होने वाली है ऐसे क्वेश्चन करने में। तो गाइस ये हमारा जो पार्ट है ये सिर्फ हमारा जेईई मेंस के सिलेबस में, और एक क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस हर साल रहते हैं जेईई मेंस के सिलेबस में, है कि बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स या फॉर एनी रेशनल इंडेक्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कि n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर नहीं होगी उस केस में, और ये सिर्फ हमारा किस सिलेबस में है, जेईई मेंस के। तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे देखते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। उसमें आपको याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अकॉर्डिंग, बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में मोड x हमेशा लेस देन 1, तो मोड x जो होगा हमारा वो लेस देन 1 होने वाला है। जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2 प्लस 3x 3 प्लस 2x
क्योंकि हमें मोड x को लेस देन 1 बनाना है और माइनस हाफ दे रखा है। इसमें अगर हमसे वो पूछे कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, तो हमें क्या करना है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट कहां पे लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा n-1 n-2 n-3 बाय फैक्टोरियल 4 इनटू ये क्या होगा हमारा 2/3 की पावर कितनी होने वाली है, यहाँ पे होने वाली है 4, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है तो उससे हमें कुछ लेना नहीं है, वो तो हमारा कोफिशिएंट यही है। एक्स की पावर 4 का कुछ रोल नहीं बचा इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्या एक बात और ध्यान है, आपको कुछ मिस नहीं करनी है। हमने जब ये 2/3 लिखा तो 1/√3 से मल्टीप्लाई और 1/√3 से क्या की थी हमने, डिवाइड, तो 1/√3 ये यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, खासकर जेईई मेंस में आपका 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन होना चाहिए। एक चीज और आपको जेईई मेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या चीज है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा कुछ गिवन है 1 - x की पावर n, और n क्या है हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो उसमें जो x की पावर r का जो कोफिशिएंट होगा, x की पावर r का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा n + r - 1cr। ये आपको कहीं भी नहीं भूलना है और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत जल्दी सोल्व होने वाला है, नहीं भूलना, इसे नहीं भूलना है। तो गाइस ये थी कहानी पूरी बायनोमियल थ्योरम की। बायनोमियल थ्योरम का हमने रैंक बूस्टर देखा, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जा सकते हैं जेईई मेंस के अंदर। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सफिशिएंट है आइडिया लगाने के लिए किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।